हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास। और 11th क्लास में हम आज सबसे पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे और चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि लाइफ क्या है। लाइफ इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। It is a complex organization of organic biomolecules, biomolecules in which chemical reactions occurs and these chemical reactions lead to growth and other life process. लाइफ क्या है? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है बायोमोलिक्यूल्स का, जिसके अंदर लगातार केमिकल रिएक्शंस चलती रहती और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से सारी लाइफ प्रोसेसेस जो है वो लाइफ परफॉर्म कर पाती है, जैसे ग्रोथ वगैरह, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन। तो वो सारी चीजें किन वजह से होती है? केमिकल रिएक्शंस की वजह से। अब जिसकी बॉडी के अंदर ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये होती रहती हैं, मींस जैसे ग्रोथ वगैरह, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, जो ये शो करते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। और जिनकी बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर काउंट होते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताते हैं। तो उन कुछ कैरेक्टर्स में आते हैं जैसे ग्रोथ, जिसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट है ग्रोथ, सेकेंड वन इज मेटाबॉलिज्म, थर्ड वन इज रिप्रोडक्शन, फोर्थ वन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, and the last one is respond to environment. मीन्स कॉन्सियसनेस की प्रॉपर्टी जो है वो प्रेजेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब एक एक करके हम इन लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सीखते हैं। अब ये लाइफ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इनको हम डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हम किसको डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं, किसको नहीं कहेंगे। डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी फीचर को डिफाइनिंग फीचर कहने के लिए उसके अंदर दो बातें इंक्लूड होनी चाहिए। फर्स्ट, नॉट प्रेजेंट इन एनी ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स। किसी भी नॉन लिविंग थिंग के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट रूल ये है। और सेकेंड,
present in each and every living organisms। तो डिफाइनिंग फीचर किसी भी फीचर को हम कब कहेंगे? एक तो वो किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और दूसरा हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जिस फीचर के बारे में, जिस कैरेक्टर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं वो है मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले हम कौन सा डिफाइन करेंगे? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? जैसा कि हमने लाइफ के बारे में बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस जो है वो चलती रहती हैं, और उन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से लाइफ प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो पाती हैं। तो मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ all the chemical reactions, sum total of all the chemical reactions occurring inside the body of living ऑर्गेनिजम्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं, उन सारी केमिकल रिएक्शंस को कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो। अब इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से या तो सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो सकती है या सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन हो सकता है। तो इसी बेसिस पर मेटाबॉलिज्म को जो है दो पार्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। फर्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म, एंड सेकंड वन इज कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को कितने पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया जाता है? दो पार्ट्स के अंदर, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब यदि कोई रिएक्शन ऐसी हो जिनकी वजह से किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाए फ्रॉम सिंपलर वन, मींस सिंपल सब्सटेंस किस में चेंज हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन होने के बाद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के अंदर, देन दैट केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज एनाबॉलिज्म। क्लियर? तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनके अंदर सिंपल सब्सटेंसेस किसकी फॉर्मेशन कर देंगे? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की, देन दैट केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज एनाबॉलिज्म। तो उन केमिकल रिएक्शंस को क्या नाम देंगे? एनाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म के अंदर क्योंकि सिंपल सब्सटेंसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स में चेंज होते हैं, देन दैट दिस रिएक्शंस रिक्वायर इनपुट ऑफ एनर्जी। इन रिएक्शंस के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जो है वो जस्ट अपोजिट होता है एनाबॉलिज्म का। कैसे? एक तो यदि हमने एनाबॉलिज्म को पॉजिटिव सिंबल दिया है, कैटाबॉलिज्म को हम कैसा सिंबल दे रहे हैं? नेगेटिव। मींस यहां पर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो किस में चेंज होंगे? सिंपलर सब्सटेंसेस में। मींस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का यहां ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ये जो ब्रेकडाउन होता है यहां पर एंजाइम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए प्रोटीन्स यानी एंजाइम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो एंजाइम्स क्या करेंगे? कैटलिस्ट क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को, सॉरी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में तोड़ देंगे? सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। अब क्योंकि एनाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी जो है वो इनपुट करनी पड़ती थी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन यहां पर एनर्जी जो है वो गेन होती है।
लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जब कैटाबॉलिज्म होता है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को क्या गेन होता है, एनर्जी गेन होती है। क्लियर। और वो एनर्जी किस फॉर्म में गेन होती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में आप लोगों को डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। एनाबॉलिज्म मींस ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें सिंपलर सब्सटेंसेस किसकी फॉर्मेशन करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की। इनपुट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर। कैटाबॉलिज्म के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, यहाँ एनर्जी बॉडी को मिलती है। अब जितने भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर परफॉर्म होती हैं, सारे की सारे केमिकल रिएक्शंस को एंजाइम्स जो है वो कैटेलाइज करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो एंजाइम्स की तरह फंक्शन करते हैं और केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ये जो एंजाइम है फास्टेस्ट एंजाइम है हमारी बॉडी के अंदर और रेस्पिरेशन के दौरान यूज होता है। अगर कार्बोनिक अनहाइड्रेज को हमारी बॉडी से निकाल दिया जाए, क्या हो, यदि इस एंजाइम को हमारी बॉडी से निकाल दिया जाए तो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो इतने स्लो रेट पर होगी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जीवित नहीं रह पाएंगे। क्लियर। तो अब मेटाबॉलिज्म जो है प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रेजेंट होता है। मीन्स इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। क्लियर। मेटाबॉलिज्म जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ की, इसका कोई भी एक्सेप्शन जो है नहीं है। और किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस परफॉर्म नहीं होती और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। तो इसी वजह से मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों रूल्स को फॉलो करता है कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हर एक के अंदर प्रेजेंट है। अब एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस इन विट्रो होती, आउटसाइड द सेल्स परफॉर्म होती, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी। अब ये केमिकल रिएक्शंस तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से बाहर चलती हैं, सेल से बाहर चलती हैं। तो अब इन केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कह सकते हैं, लिविंग रिएक्शंस। क्या नाम देंगे, लिविंग रिएक्शंस। क्यों, क्योंकि इन केमिकल रिएक्शंस को भी परफॉर्म करवाने के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, कैटलिस्ट की जरूरत होती है। तो इसी वजह से इनको लिविंग रिएक्शंस कह सकते हैं, नॉट लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स नहीं कह सकते हम। समझ में आया। तो जो रिएक्शंस बॉडी से बाहर होती हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसकी वजह से लाइफ बनती है, वो लिविंग रिएक्शंस हो सकती है, क्योंकि वहां पर प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उनको लिविंग थिंग्स हम नहीं कह सकते। तो मेटाबॉलिज्म के बारे में आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई। मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो नेक्स्ट हम जिस फीचर के बारे में पढ़ेंगे वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मीन्स इनकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी हो, चाहे मल्टी सेलुलर हो, जिनकी बॉडी बहुत सारी मेनी सेल से मिलकर बनी हो, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, हर एक की बॉडी के अंदर सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर
स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। अब स्ट्रक्चरल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने के लिए। जैसे हमें घरों को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाने के लिए सेल्स की जरूरत होती है। ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का। क्लियर? तो इसी वजह से इसको स्ट्रक्चरल बोला गया है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज को करवाता कौन है? सेल्स। सारी एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करती हैं? सेल्स। तो इसी वजह से सेल्स को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर। अब सेल जो है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो डिफाइनिंग फीचर के दोनों कैरेक्टर्स को, दोनों रूल्स को ये फॉलो करा है। पहला, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर सेल्स प्रेजेंट नहीं होती। दूसरा, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनती है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये दोनों की दोनों जो हमने कैरेक्टर्स पढ़े हैं लाइफ की, पहला मेटाबॉलिज्म, दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेटाबॉलिज्म भी और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी दोनों जो है लाइफ के लिए डिफाइनिंग फीचर है। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और कैरेक्टर्स के बारे में। थैंक यू।